साइंस ऑफ द वीक में हम फिर से आपका वेलकम करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस हफ्ते के सबसे अहम साइंटिफिक इवेंट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला अपडेट है वो है एक कॉमेट के बारे में। कॉमेट्स के बारे में आप ये जानते ही है कि कॉमेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो बहुत टाइम के बाद दिखाई देते हैं। मतलब अगर आपने आज उनको देखा फिर वो बहुत सालों के बाद दिखाई देंगे। जैसे आपने एक मशहूर कॉमेट के बारे में सुना होगा जिसका नाम है हेलीज कॉमेट। हेलीज कॉमेट 75 सालों के बाद दिखाई देता है। मतलब अगर आज आपने इसको देखा तो फिर वो 75 सालों के बाद दिखेगा। कुछ लोग शूटिंग स्टार्स को कॉमेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शूटिंग स्टार्स अलग बॉडीज होते हैं और कॉमेट्स अलग बॉडीज होते हैं। ये दोनों एक जैसे नहीं होते। हाल ही में नासा ने एक नया कॉमेट डिस्कवर किया है जिसका नाम नियोवाइज दिया गया है। मतलब जो नया कॉमेट डिस्कवर किया गया है उसका नाम नियोवाइज है। इसके बारे में पहले यह कहा जाता था कि यह कॉमेट सिर्फ एक पावरफुल टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है, लेकिन अब साइंटिस्ट्स का दावा है कि इसको आप सिर्फ टेलीस्कोप से ही नहीं बल्कि एक बाइनोक्यूलर से भी देख सकते हैं। इवन आप इसको नेकेड आई से भी देखें। आप इसको मिड अगस्त तक ही देख सकते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाएगा और फिर 7000 सालों के बाद दिखाई देगा। जी हाँ, 7000 सालों के बाद। अभी ये अगस्त के मिड तक दिखाई देगा, लेकिन इंडिया में ये 14 जुलाई के बाद दिखाई देगा। अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं तो 14 जुलाई के बाद आप इसको देख सकते हैं। ये हर दिन आपको 20 मिनट तक दिखाई देगा और ये सिलसिला 20 दिनों तक चलेगा। मतलब 20 दिनों तक आपको ये कॉमेट दिखाई देगा और हर दिन 20 मिनट के। उसके बाद ये गायब हो जाएगा और फिर 7000 सालों के बाद दिखाई देगा। हमारा जो आज का दूसरा अपडेट है वो है एक वेल के बारे में जिसका नाम बेलुगा वेल है। जी हाँ, इन वेल्स के बारे में साइंटिस्ट्स का ये दावा है कि ये वेल्स भी इंसानों की तरह सोशल नेटवर्क या सोशल बॉन्ड्स बनाते हैं। कई सारे ऐसे वेल्स हैं जैसे पायलट वेल है या किलर वेल है। वो जब ये सोशल बॉन्ड्स बनाते हैं तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बनाते हैं, लेकिन ये बेलुगा वेल जो है ये अपनी फैमिली से बाहर वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ भी सोशल बॉन्ड्स बनाते हैं, सोशल नेटवर्क बनाते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनके साथ रहते भी हैं। अब यहां सोचने वाली एक बात है कि अगर वेल्स भी दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ एक सोशल बॉन्ड बनाते हैं, सोशल नेटवर्क बनाते हैं इंसानों की तरह, तो फिर इंसान तो हाई स्टैंडर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। उनको इस सोशल बॉन्ड को या सोशल नेटवर्क को किस लेवल तक ले जाना है, उनको अपनी सोसाइटी में कैसे रहना है, वो इंसानों को खुद फैसला करना पड़ेगा। जब ये जानवर, ये वेल्स भी हमारी तरह एक सोशल बॉन्ड या सोशल नेटवर्क बना सकते हैं, तो फिर इंसानों को भी इसी तरह उस लेवल से काफी ज्यादा ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है एटमॉस्फेयर के बारे में। एक लंबी और डिटेल्ड स्टडी के बाद साइंटिस्ट्स का यह दावा है कि जमीन का जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक बेल की तरह बज रहा है। मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो बेल की तरह साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो म्यूजिक हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो जो म्यूजिक है या वो जो साउंड है, जिस साउंड को हम सुनते हैं वो भी वेव्स के फॉर्म में जाता है, लेकिन उन वेव्स को हम सुन सकते हैं। एटमॉस्फेयर जिन वेव्स को प्रोड्यूस करता है उन वेव्स को हम नहीं सुन सकते। जमीन का एटमॉस्फेयर साउंड प्रोड्यूस करता है और ये वेव्स फिर इक्वेटर के अराउंड घूमते हैं। मुख्तसर में यह है कि हमारी हर तरफ साउंड ही साउंड है, चाहे वो गाड़ियों का हो या एटमॉस्फेयर का हो। किसी का हमें सुनाई देता है, किसी का नहीं। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के बारे में।
साइंटिस्ट्स का दावा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 2025 में इतनी हो जाएगी जितनी पहले कभी नहीं थी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हर रोज बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो इंडस्ट्रीज की वजह से हो, चाहे वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो या कोई और रीजन, बट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ऐसा एक टाइम था जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा थी। ये वो टाइम था जिसको पीलियोसीना इपोक कहा जाता है। ये टाइम तकरीबन 3.3 मिलियन ईयर्स पहले का था। इस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो पीलियोसीना इपोक का टाइम है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मतलब जमीन बहुत हॉट हो गई थी। कितनी हॉट हुई थी, जितनी गर्म आज जमीन है उससे 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म थी। और उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हुई थी। कितनी ज्यादा हुई थी, 380 ppm से 420 ppm तक। ये उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में थी। अब आप ये सोचते होंगे कि 3.3 मिलियन साल पहले साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी थी। देखिए, कुछ एनिमल्स है, उनको कहा जाता है फोरामिनिफेरा। जी हाँ, फोरामिनिफेरा। ये जू प्लैंक्टोनस के ग्रुप में आते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, तकरीबन 0.5 मिलीमीटर इनका साइज होता है, और ये सी बेड पर रहते हैं, मतलब समंदर की तह पर रहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर एक शेल होती है, एक प्रोटेक्टिव शेल होती है, और वो शेल बनी होती है बोरॉन एलिमेंट से। आपने नाम सुना ही होगा बोरॉन एलिमेंट से। अब उस शेल में कितना बोरॉन होगा, बोरॉन की कंसेंट्रेशन कितनी होगी, ज्यादा होगा या कम होगा, वो डिपेंड करता है सी वाटर के पीएच लेवल पर। सी वाटर के पीएच लेवल पर, जी हां, जितना ज्यादा पीएच लेवल उतना ज्यादा बोरॉन की कंसेंट्रेशन। लेकिन इस पीएच का एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से अच्छा खासा रिश्ता है। जी हां, अब इसको देखिए, ये डिपेंड करता है इस पर, सी वाटर के पीएच लेवल पर, और पीएच लेवल का रिश्ता किसके साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने इसको पढ़ के इसके बारे में नॉलेज निकाली। उन्होंने इनकी शेल्स को पढ़ा, शेल्स में बोरान था तो इसको पढ़ा, बोरान के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन इसकी निकाली। तो इसी से उनको पता चला कि उस वक्त यानी पीलियोसीना इपोक में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी थी, ये उनको पता चल गया। अब चलिए बात करते हैं आज की। आज एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी है, तो देखिए, आज कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 415 ppm है। दुनिया में सबसे ज्यादा जब थी उस वक्त कंसेंट्रेशन कितनी थी, 420 ppm तक, और आज कितनी है, 415 ppm। काफी ज्यादा क्लोज है। हर साल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 2.5 ppm से बढ़ रही है हर साल। अब आप खुद ही अंदाजा कर लीजिए, अगर आज इतनी है 415 ppm है, हर साल 2.5 ppm बढ़ रही है, तो फिर 2025 में डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी। और इसके बुरे नतीजे क्या है, आपको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज जरूर होगी। हमारा जो आज का नेक्स्ट अपडेट है वो है बीज के बारे में, मतलब मधुमक्खियों के बारे में। आपको पता ही है कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है, और वो वबा है कोविड-19 की। ये किसकी वजह से हो रही है, कोरोना वायरस की वजह से। अब हाल ही में साइंटिस्ट्स ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस के अलावा दुनिया में एक और पैंडेमिक फैल रही है, और वो पैंडेमिक इंसानों में नहीं बल्कि बीज में फैल रही है, और उस वबा का नाम है नोसीमा इन्फेक्शन। और ये नोसीमा इन्फेक्शन सिर्फ बीज में हो रहा है। जी हाँ, ये होता किसकी वजह से है, एक फंगल पैथोजन है,
मतलब एक फंगाई है जिसका नाम है नोसीमा, उसी की वजह से ये नोसीमा इन्फेक्शन बीज में हो रहा है। ये जो नोसीमा है ये सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है, इसके कई सारे स्ट्रेन्स है, कई सारे टाइप्स है इसके। जैसे मैंने यहां दो लिखे हैं, नोसीमा एपिस और नोसीमा सिरानिया, ये उसके टाइप्स है। ये नोसीमा बीज के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ज्यादा अटैक करता है, उसमें बीमारी फैलाता है और फिर बीज जो है उनकी डेथ होती है। अगर इसी तरह से ये नोसीमा इन्फेक्शन फैलता रहा तो फिर इसका बीज की पॉपुलेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, वो काफी हद तक डिक्लाइन हो जाएगा। आपको पहले से ही पता है कि पिछले कई सालों से बीज की पॉपुलेशन में कमी आ रही है, और वो कमी किसकी वजह से आ रही है? इन 4 बीज की वजह से। इनमें से एक चीज है पेस्ट्स, पैथोजेंस, पुअर न्यूट्रिशन और पेस्टिसाइड्स। इन 4 चीजों की वजह से बीज की पॉपुलेशन में पिछले कई सालों से कमी आ रही है। अब ये बला आ गई, इससे तो ज्यादा ही पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। और बीज के बारे में आपको पता है कि ये हमारे इकोसिस्टम के अहम और मेन पॉलिनेटर्स होते हैं, मतलब जो पॉलिनेशन होता है उसको कराने के लिए ये बीज मेन एजेंट्स होते हैं। अगर यही एजेंट्स नहीं रहे या इनकी पॉपुलेशन में कमी आ जाएगी तो फिर पॉलिनेशन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर पॉलिनेशन पर असर पड़ा तो फिर इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा। जैसे एक फ्लावर है, उसका नाम है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन फ्लावर जब पॉलिनेट करता है तो सिर्फ बीज की वजह से करता है। अगर बीज ही नहीं रहेंगी तो फिर स्नैपड्रैगन फ्लावर भी नहीं रहेगा। अब आप खुद ही सोचिए, स्नैपड्रैगन फ्लावर नहीं रहेगा तो उससे बाकियों को भी असर पड़ेगा। मतलब पूरा जो बायोडाइवर्सिटी हमारी है, मतलब पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगी। लेकिन शुक्र है अभी ये सिर्फ यूरोप, कनाडा और कीनिया में है, यहां से अभी वो बाहर नहीं आया है, और उम्मीद करते हैं कि वो वहीं पे कन्फाइन हो, बाहर ना निकले और बीज की पॉपुलेशन में कोई डिक्लाइन ना हो। हमारा जो आज का लास्ट अपडेट है वो है गूगल की तरफ से। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 11 ऐसी एप्स को रिमूव किया है जो जोकर मालवेयर से इन्फेक्टेड थी। मतलब 11 ऐसी एप्स थी जिनमें जोकर मालवेयर ने अटैक किया था। इन 11 में से कुछ एप्स ये है: लव मैसेज, HM वॉइस, फ्रेंड्स SMS, रिकवरी फाइल, LP लॉकर, रिमाइंड मी अलार्म, ट्रेनिंग मेमोरी गेम। तो ये वो एप्स है जिन पे मालवेयर जोकर ने अटैक किया था। ये जोकर मालवेयर क्या होता है? एक टाइप एक वायरस होता है। अगर किसी ऐप में होगा और फिर आपने उस ऐप को डाउनलोड किया, उसके बाद ये करता क्या है कि आपके फोन से कुछ ऐसी सर्विसेज पर सब्सक्रिप्शन आ जाएगी कि आपको पता ही नहीं होगा। आपने क्या क्या चीजें सब्सक्राइब की हुई है आपको पता भी नहीं होगा। ऐसा अटैक जोकर मालवेयर करता है। लेकिन अब गूगल ने ऐसे 11 एप्स को बाहर निकाला है जिनमें जोकर मालवेयर अटैक हुआ था। तो ये थे हमारे आज के अपडेट्स। कुछ ऐसे अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज।